नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ हैं संजय पासवान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। और मेरी दाहिनी तरफ हैं राजनीतिक समीक्षक कुमार दिनेश। हम इन दोनों से जानेंगे कि बिहार के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ये मानता है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मगर बिहार का वोटिंग जो है वो अंततः जाति के आधार पर ही होता है। मतदाता जातियों के आधार पर वोट करते हैं, जबकि महागठबंधन और एनडीए दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि विकास के आधार पर वोट होगा। एनडीए ये कह रहा है कि हमने विकास किया है पिछले 15 सालों में और उसी के आधार पर जनता हमें फिर से कुर्सी सौंपेगी। दूसरी ओर महागठबंधन ये कह रहा है कि विकास में ये सरकार फेल रही है, इसलिए जनता हमें मौका देगी। सच क्या है, जनता क्या चाह रही है, इस पर हम दोनों लोगों की राय जानेंगे। संजय पासवान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जनता किस आधार पर वोट करेगी और इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? देखिए, आपने कहा कि अंततः जाति पे चुनाव होना है। मैं इस बात का मैं खंडन करता हूँ जी। देखिए, सबसे कम जातिवाद का असर अगर है तो बिहार में है। उस पर हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। हम सब बिहार बदनाम इस मामले में है। और बिहार ने चूंकि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे न्याय करने का प्रयास किया है, इसलिए दिखाई पड़ता है कि सब जातिवाद यहाँ पे विजिबल है। ऐसा है नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि जो जात पात का, ठीक है, एक ग्रुपिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो ग्रुपिंग जाति के आधार पर नहीं है? ग्रुपिंग हाँ, निश्चित तौर से जाति के आधार पर ही है। और इस देश में ऐसा कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां जाति के आधार पर ग्रुपिंग नहीं है। दलों का समर्थन जाति के आधार पर है जी। वो थोड़ा बहुत ब्रेक किया अगर किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही थोड़ा बहुत ब्रेक किया है कि जाति से उठ के धर्म पे आए कम से कम, और एक पूरे हिंदू समाज पे आए, सनातन धर्म पे आए, ये बात है। इसलिए ये कहना कि साहब जातियों का पूरे इस देश में देखे, लिंगायतों का अपनी पार्टी, वकालियों की अपनी पार्टी, रेड्डी की अपनी पार्टी, कम्मा की अपनी पार्टी, जाटों की अपनी पार्टी, देख लें आप, जो मराठों की अपनी पार्टी, अकालियों की अपनी पार्टी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जाति पर सबसे कम आधारित। आज अपने यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट में मुम्यार मिल जाएंगे आपको, कैश मिल जाएंगे, ब्राह्मण मिल जाएंगे, सोशलिस्टों में भी सब, मतलब की बात भले गरीबों की हो, जो लोअर कास्ट की हो, लेकिन हर जाति के लोग हर जगह है। ये अलग बात है कि कहीं किसी पार्टी में कोई जाति अधिक है, कोई कम है, तो ये कहने का, इसलिए ये बीजेपी एक पार्टी है जहाँ पे हर जाति के लोग हैं। तो यानी आप इसको खारिज कर रहे हैं कि जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होती? नहीं, मैं खारिज करता हूँ जी। कुमार दिनेश, आपकी क्या राय है? जातीय आधार पर वोटिंग होती है या फिर मतदाता को देख करके लोग वोट करते हैं या विकास के नाम पर वोट करते हैं? मुझे लगता है कि बागी जी, आपने जो दोनों बातें कही हैं, दोनों बातों में अर्ध सत्य है। जाति भी प्रभावित करती है और विकास भी प्रभावित करता है। और किस क्षेत्र में जाति चलेगी, किस क्षेत्र में विकास चलेगा, ये क्षेत्र वाइज बदल सकता है, लेकिन दोनों ही बातें चलती हैं। जैसे कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि लोग जिनको हम जातिवाद या जातियां कह के थोड़ा सा नेगेटिव कंटेक्स्ट में कोट करते हैं, दूसरी तरफ उसका पॉजिटिव कंटेक्स्ट ये होता है कि लोग जातीय अस्मिता से जोड़ते हैं जी। और देखिए, जातीय अस्मिता से जोड़ते हैं इसीलिए जब मंत्रिमंडल का गठन होता है या विधानसभा में जब टिकट के बंटवारे की बात होती है, तो सभी दल, इसमें कोई अपवाद नहीं है, सभी दल जातीय प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं ताकि मतदाता अपनी जाति को उपेक्षित न समझे। अर्थात आपके जो कहने का है कि जाति या विकास, तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, दोनों। और व्यावहारिक राजनीति में दोनों ही चल रहा है। नीतीश जी भी और या तेजस्वी जी की पार्टी है, वो भी, या सभी पार्टियां कमोबेश, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है या ऐसा नहीं, सभी कमोबेश सभी जगह इस तरह की बातें हैं। तो दोनों फैक्टर प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में कोई फैक्टर ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। तो मुझे लगता है कि जाति और विकास दोनों ही भारतीय राजनीति के संचालक तत्व हैं, और वो कभी कभी किसी कालखंड में कोई चीज़ ज़्यादा हावी हो जाती है, कोई भी कम। अब जैसे देखिए, जो इस देश में जो बड़े परिवर्तन हुए 1977 के, उसमें तो कोई जाति नहीं काम कर रही थी।
कहीं जाति फैक्टर नहीं था। 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी होती तब भी जाति नहीं चली, और इवन 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बन करके देश में एक नए नायक के रूप में उभरती है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि जातियां सबसे कम प्रभावित करती हैं। मगर जो ये राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि मुद्दों के आधार पर वोट हो, बिल्कुल, मगर जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो राज्यों में सीमित हैं, वो तो चाहती हैं कि जाति के आधार पर वोट हो ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकें, जातियां एक गठबंधन करके सीट पा सकें वो। हाँ, तो उनके चाहने से क्या होता है, जैसे देश में ऐसी भी पार्टी है, मायावती जी की पार्टी, उन्होंने, मायावती जी ने खुद कहा कि मैं तो देश में अस्थिर और कमजोर सरकार चाहती हूँ। यह तो राजनीति में अब निजी स्वार्थ या दलीय स्वार्थ को स्वीकार करने की पराकाष्ठा है। तो उनके चाहने से क्या होता है, अंततः तो मालिक जनता है, वो तय करेगी कि विकास के मुद्दे पर हमें वोट देना है कि जाति के मुद्दे पर देना है। और मुझे लगता है कि अभी का जो समाज है उसमें जातियां अभी बैकसीट पर हैं। वो एक रिप्रेजेंटेशन और जुड़ाव के स्तर पर भले हैं, लेकिन वो मतलब वो संचालक या गाइडिंग प्रभावी करने वाला फोर्स जाति इस समय नहीं है। जातियां हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। विकास निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि विकास के बाद, अब जब आप कह रहे हैं कि विपक्ष का ये कहना है, तो अगर आप दूसरी बात करेंगे तो मैं उस पर बात करूँगा, लौटता हूँ उस पर। अच्छा संजय जी, आप जन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी काफ़ी शामिल रहे हैं। जनता वोट देते समय किस बात को सोचती है? जो वोटर है वो क्या सोच करके वोट करता है? देखिए, अच्छी बता दें तो जनता जब मतदाता के रूप में सोचता है तो कई चीज़ों को देखता है। वो एक तो अपने आप को कनेक्ट करता है पहले। एक होता क्या है कई बार कि अब अगर बिहार से कोई पीएम बनना है तो बिहार की सब जाति के लोग एक हो जाते हैं, अरे ये आदमी पीएम बनने के लिए खड़ा है। बिहार के किसी जिले से कोई सीएम के कैंडिडेट के बराबर है तो जिला के सब लोग एक हो जाते हैं। क्या कि इंस्टेंट मुद्दा क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। और कनेक्ट हो, फिजिकल कनेक्ट हो, कास्ट कनेक्ट हो, लैंग्वेज का कनेक्ट हो, स्टेटस कनेक्ट हो, तो एक कनेक्ट करता है। जैसे कि अब लालू यादव में हम कुछ भी कह लें, जो विरोध करें बाकी बात है, लेकिन पब्लिक से जो कनेक्ट होने का उनका जो स्पीच का स्टाइल, उनका भाषण का है, वो अद्भुत है देश दुनिया में। दूसरा मैं कहता हूँ कि नीतीश जी की जो क्लैरिटी है, स्पष्ट सोच और चीज़ों को जिस तरह से समझदारी इनकी है। वो लोग कहते हैं साहब अगर नीतीश जी कुछ कह रहे अगर हैं तो उसमें कुछ बात है, कोई लोग को बात है, ऐसे इनको अचानक नहीं कहा जा रहा है। तो एक इन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को एक थिंकर्स के रूप में, एक बड़ा स्ट्रेटजिस्ट के रूप में थी। मगर नीतीश जी की तो आप आलोचना किया करते थे कुछ दिन पहले तक। ऐसा है कि हम सब लोग आलोचना नहीं, जिसे समीक्षा कर रहे हैं दिनेश जी, तो हम सब लोग भी एक समीक्षा, वो साल भर पहले, अभी चुनावी साल मैंने नहीं किया है, तो साल भर पहले मैंने उनके बारे में अपनी कुछ कमेंट किए थे और मैंने कहा था उनके बारे में, लेकिन बाद में उसको लोग पॉलिटिकली लोगों ने कर दिया है, लेकिन हम उस बात को नहीं। लेकिन अब जब युद्ध के जंग के मैदान में हम लोग हैं तो हमारा जो कमांडर है उस कमांडर पे हम लोग पूरा अपनी ताकत लगाए हुए हैं। वही कमांडर रण जीतेगा, वही जंग जीतेगा और इस बिहार का मुखिया होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ तात्कालिक मुद्दे होते हैं जिन कारणों से ये होता है। अभी हम लोग हैं तो एक आदमी अपने आप को कनेक्ट कैसे करता है इस बात पर डिपेंड करता है। वो कनेक्ट में जाति भी एक फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है दिनेश जी, जाति भी एक फैक्टर है, क्योंकि आप मान लीजिए इस देश में जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। इस जातिवाद पे कितने हमले हुए आप देख रहे हैं। आप बुद्धा ने हमला किया, महावीर जैन ने हमला किया, पेरियार ने हमला किया, अम्बेडकर ने हमला किया, लोहिया ने हमला किया, आज वामपंथियों ने हमला किया। लेकिन ये मिट रही है क्या? इसलिए मैं तो मानता हूं कि जाति के अवधारणा को या जाति को के संस्थान को हम लोग को पुनः अवलोकित करना चाहिए, रिविजिट और रिव्यू करना चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो जाति का संस्थान टूट नहीं रहा है? इसलिए एक फैक्टर है, लेकिन ग्रेजुअली ढीला हो रहा है। और ढीला हो रहा है कि और वो नए स्वरूप में मैं मानता हूं कि वो ढीला हो रहा है और पॉलिटिक्स का समय या इलेक्शन का समय जो होता है वो उसको और जो ढीलापन है पुनः टाइट कर देता है। मैं मानता हूं उन चीज़ों को कि इलेक्शन के टाइम में जाति की ताकतें जो है सो पुनः एक नए ढंग से उभरती है। जाति के आधार पर कैंडिडेट खोजते हैं लोग, जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं लोग, जाति के आधार पर लोग कैंपेनर खोजते हैं लोग। तो यह जो इलेक्शन का टाइम है, क्या चुनाव के समय में हम सब लोग जाति को बिना मुद्दा बनाए कर सकते हैं क्या?
तो समाज ढीला करता है उसको, और चुनाव जो उसको और आकर के टाइट कर देता है। ये चिंता की बात है, चिंता की बात है। दिनेश जी, जो संजय पासवान जी ने कहा कि जातीय बंधन ढीले पड़े हैं, मगर राजनेता उसको टाइट करते रहते हैं और नई नई घराने छोटे छोटे खड़े कर लेते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? क्या राजनेताओं के कारण जातीय व्यवस्था मजबूत हो रही है, या फिर जो इस देश की संरचना है, जो सामाजिक सोच है, उसकी वजह से जातीय व्यवस्था मजबूत हो रही है? मैं ये कहूँगा कि देखिए, संजय जी ने एक बात कही कि जाति एक यथार्थ है और उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है और फिर से उसके पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें एक सूत्र मुझे ये दिखाई पड़ता है, एक रजत रेखा या सिल्वर लाइन ये नज़र आती है कि लोहिया ने भी कहा कि जाति एक यथार्थ है और उसको मजबूत करने वाली प्रवृत्तियां भी समाज में दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक लोग जिस अर्थ में जातियों को मजबूत करते हैं वो एक दूसरी बात है, जिस अर्थ में उन्हें मजबूत होना चाहिए वो एक दूसरी बात है। जैसे मैं उदाहरण ये दूंगा कि जो भी जातियां भारत में हैं, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस भी जाति की बात आप करिए उसकी एक जातीय परंपरा है, उसका एक जातीय वैशिष्ट्य है, उसका एक कौशल है। लेकिन हम जब बातचीत करते हैं तो सब हर एक जाति, बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, संजय जी ने ठीक कहा सभी जगह है, तो जब भी हम किसी जाति की बात करते हैं तो जब हम बात करेंगे तो उसकी निगेटिविटी की चर्चा करेंगे। जैसे किसी जाति का नाम लीजिए, मान लो, मैं केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ब्राह्मण का नाम लीजिए, अरे पंडित जी ऐसे होते हैं, आप उनकी केवल निगेटिविटी देखेंगे। आप किसी क्षत्रिय की बात कीजिए, हमारा सिनेमा उनको शोषक अत्याचारी बता रहा है। किसी दलित की बात कीजिए तो उसको उसकी निगेटिविटी बताएंगे, अरे उसी समाज में हमारे वाल्मीकि होते हैं, उसी समाज में रैदास पैदा होते हैं, उसी समाज में और लोग भी। तो हमारा जातिवाद इस अर्थ में बुरा है कि वह दूसरी जाति की निगेटिविटी देखता है। इस अर्थ में अच्छा है कि वह जातीय उस समाज के में जो पुरुष हुए, नायक पैदा हुए, उनको आप इग्नोर करते हैं, देन इट इज बैड। जब जातीय नायकों की सकारात्मकता को आप ओझल करते हैं तब आप गलत हैं। नहीं, मगर आज तो जो अपराधी छवि के होते हैं जाति में, ये मैं उसी को समाज अपना नायक मान लेता है। इसी पर मैं आ रहा था कि जो राजनीति जो कर रही है वो समाज शास्त्री काम है। संजय जी समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, तो ये राजनीति जो करती है वो दूसरा काम करती है। अगर कोई जाति का व्यक्ति अगर वो रेपिस्ट है तो आप उस पर मौन हो जाएंगे, अगर वो आपको वोट बैंक को सूट करता है, या आपको सूट करता है तो आप चुप हो जाएंगे। अपराधी है तो और सजा होती है तो ये कहेंगे कि साहब आपने तो वोट इस जाति का था इसलिए आपने उसको दे दिया। तो यह जातिवाद का दूसरा रूप है और वो घृणित रूप है, और इसको राजनीति अगर पोषित करती है तो यह गलत है, निंदनीय है। इसकी जो भी आलोचना हो वो कम है। और उस अर्थ में मैं समझता हूँ कि अगर राजनीति की कोई भी दल अगर जाति पूछ के गैंगरेप के पीड़िता के यहाँ जाते हैं तो ये गलत है। ये एक समय था संजय जी की जब कांग्रेस का शासन था, तो उस समय जनसंघ और बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश होती थी। आज बिहार में आप लोग लालू का डर दिखा करके ऊंची जातियों का वोट लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो लालू यादव को सत्ता से हटे 15 साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा ही होने जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर से लालू यादव को आप सामने ला करके और वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कितना उचित है? आप अपने काम के आधार पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? मैं इस बात से समझ, देखिए पॉलिटिक्स का मैंने एक पढ़ा डेफिनेशन कि पॉलिटिक्स क्या है, तो कहा कि पॉलिटिक्स है कि साहब डिसकंटेंटमेंट को आप कितना कैश करते हैं आप, मतलब किसी के असंतोष को, किसी के विरोध का, विपक्ष का कितना उसका कैश करा सकते हैं। तो होता क्या है कि आज भी इस देश में मैं मानता हूँ कि निगेटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स, निगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस की देन है। कांग्रेस कभी डर के नाम पे, कभी आज़ादी की लड़ाई के नाम पे, कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसके नाम पे, कभी युद्ध के नाम पे, तो एक कांग्रेस को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो एक राजनीति की परिभाषा गढ़ी, वो परंपरा, चूंकि प्रेसिडेंस वही हो गया, परंपरा वही हो गया,
कुल मिलाकर उस पर चला। जैसे हम सब लोग भी, आप देख लें, हम सब लोग भी जो 14 में आते हैं, दिल्ली की सरकार में नरेंद्र मोदी आते हैं, तो मैं मानता हूँ वह पॉजिटिव से अधिक निगेटिव ही था। कांग्रेस के मिस रूल को, कांग्रेस के मिस गवर्नेंस को लोगों ने खारिज कर दिया, ये हुआ। तो उसके बाद से हम लोग आए, लेकिन हमारी वापसी जो 19 में होती है भारतीय जनता पार्टी की, ये मानता हूँ कि मैं पहली बार इस देश में आज़ादी के बाद से एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आगाज होता है। तो ये मानते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स के आगाज करने वाले अभी भाजपा एक पार्टी है जो बिल्कुल इसमें आगे है। नहीं, मगर बिहार में तो उसका असर नहीं दिख रहा ना। बिहार में चूंकि देखिए, बिहार में ऐसे भी, चूंकि बिहार में हमने कहा कि बिहार में चूंकि ऐसे भी नीतीश जी का अगुवाई वाली सरकार है, वही नीतीश जी जो कल तक साथ में थे लालू जी के, एक सोशलिस्टिक बैकग्राउंड के लोग हैं सब। तो जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग होते हैं उनका एक से कुछ कॉमन होता है। तो मुझे लगता है कि एक उस कारण से, तो इस दृष्टिकोण से, लेकिन जब से साथ में हमारे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, तब से एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करना, वाणी में, विचार में, बाहर में, तो ये लगता है, मुझे लगता है कि कुल मिला के देश में चाहे जातिवाद हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कुशासन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, ये सब खत्म तभी होगा जब हम सब लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स को अपनाएंगे एज ए टूल। निगेटिव पॉलिटिक्स में हम पावर पा सकते हैं, ये पावर को लंबे समय तक लेके रखना, नहीं, मगर एनडीए तो बिहार में वही कर रही है, आपका गठबंधन है वही कर रहा है। ये मैं कहता हूँ कि चूंकि बिहार में, चूंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में भाजपा को अभी तक कभी, आप देख रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्वरूप में त्रिपुरा में भाजपा आ गया, हरियाणा में भाजपा आ गया, यूपी में आ गया अकेला। मतलब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम सब लोग सोशलिस्टिक भी हैं और नेशनलिस्टिक भी हैं, हम लोग राष्ट्रवाद के लोग भी हैं और समाजवाद भी किया। मेरा सवाल ये है कि लालू का भय दिखा करके वोट लेना कितना उचित मानते हैं आप? इस बार आप देखें, न तो लालू को उनके बेटों ने आगे रखा है और न ही हमारे सीएम साहब उनके बारे में बहुत कम से कम बोल रहे हैं। ये प्रयास इस बार हो रहा है कि मतलब बिना लालू के भी हम लोग लालू को बिना डिस्कोर्स में लाए हुए ये करें। अब भाषणों में भी, अपने कैंपेन में भी लालू को न तो आरजेडी के लोगों ने रखा है और नहीं, मगर आप लोग तो इसलिए हम लोग भी कहीं कहीं रख रहे हैं। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है कहीं रख रहे हैं कि क्या एनडीए अपने प्रचार अभियान में लालू को सामने नहीं ला रही है? लालू का भय दिखा करके वोट लेने की कोशिश नहीं हो रही है? नहीं, ये देखिए, थोड़ा सा शब्दावली का अंतर है। आप इसको कह रहे हैं कि लालू का भय, तो मैं इसको ये कहूँगा कि लालू राज का जो मिसरूल था, उस मिसरूल को वो केवल जस्ट दे आर रिमाइंडिंग कि वो ऐसा, आपके पास अब विकल्प ये है कि अगर आप एनडीए सरकार चुनते हैं तो ये विकास की धारा जो है वो थोड़ा वो आगे बढ़ेगी। उसकी अगर आपने काम किया है तो आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए, उसके आधार पर वोट मांगना चाहिए। उसमें लालू को या किसी और को लाने की जरूरत क्या है? अगर आप इसको तुलनात्मक रूप से ही कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि एनडीए की चुनौती खुद एनडीए से है कि, और जैसा आप कह रहे हैं और लोग भी यही कहेंगे, ये बात भी सच है जो आप कह रहे हैं कि साहब केवल लालू का भय दिखा करके कि उन्होंने बहुत मिसरूल किया, आप अगेन मैंडेट नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए को ये करना चाहिए कि ठीक है, लालू के मिसरूल की तरफ लौटना नहीं है, लेकिन जो अब तक का जो विकास है वो भी बहुत फुल प्रूफ और जितना अपेक्षित गति थी वो नहीं है। जैसे अगर तेजस्वी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपके विकास में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपका उद्घाटन किया हुआ पुल दूसरे दिन बह जा रहा है, नॉट ए सिंगल इंजीनियर इज पनिश्ड, तो इस आरोप में तो दम है। और दो इस एनडीए 2 में, ये इस समय जो नीतीश जी की सरकार के समय मुजफ्फरपुर में और समस्तीपुर में उद्घाटन के कुछ दिन बाद या उसके पहले या आसपास पुल ढहने की घटना, ये तो एक आइकॉनिक घटना है। और अब जिस विकास की बात एनडीए कर रहा है उस पर विपक्ष जब कहता है कि साहब आपका भ्रष्टाचार है, तो ये लालू पर चले जाते हैं। तो ये लालू पे चले जाते हैं। जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो लालू याद आ जाते हैं। ये आप वो तो इस मामले में एनडीए को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए अपने को। और जो विपक्ष का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार नहीं है, क्योंकि आप कहते विकास हैं लेकिन उस विकास में अब परसेंट अलग अलग होता है। वो परसेंट अलग अलग होता है कि उस विकास में आप 40% करप्शन की, 30% की, 60% ये होता है। तो लोग विकास तो चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि लालू राज में लौटें, विकास भी चाहते हैं, लेकिन
ये एनडीए क्या भ्रष्टाचार का जो 0% हो या न्यूनतम भ्रष्टाचार या जितना व्यावहारिक भ्रष्टाचार हो या दाल में नमक बराबर, उस तरह के न्यूनतम भ्रष्टाचार के साथ विकास की गति बढ़ा सकते हैं क्या? और इसी अर्थ में एनडीए को खुद से ही compete करना चाहिए। संजय जी, ये एक माने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनमानस में भी ये धारणा बैठ गई है कि बीजेपी जो है वो ऑपरेशन नीतीश में लगी हुई है, यानी नीतीश के कद को कैसे छोटा किया जाए, कैसे डैमेज पहुंचाया जाए, और इसके लिए उसने एलजेपी को मोहरा बनाया है, लोक जनशक्ति पार्टी को, और चिराग पासवान बीजेपी की बात बोल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और मैं इस बात का घोर निंदा और खंडन दोनों करता हूँ। देखिए, हमने अभी जिन नेताओं ने एलजेपी से टिकट लिया उनको हमने कल ही निकाल दिया। उन लोगों को ऐसे 9 लोग हैं जिनको निकाला है। और हमारे कल भूपेंद्र यादव जी कल शुरुआती कैंपेनिंग का किया है, उन्होंने जमुई से किया है। तो इस ढंग से मतलब हम सब लोग को यूँ कह ले कि साहब निश्चित तौर से एक भ्रम की स्थिति तो है हमारे लिए, और इससे नुकसान हमारा हो रहा है क्योंकि जदयू के लोग या जदयू का जो रैंक एंड फाइल है उसके मन में एक मैसेज जा रहा है कि भाजपा करवा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए भाजपा को ही प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के दृष्टिकोण से ही हम लोग लगातार हम इस बात के लगे हुए हैं और संपर्क में भी हमारे टॉप नेता उनके संपर्क में हैं कि साहब इस तरह की बात कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। हमने हमारे नेता सुशील मोदी जी ने कहा कि जो कोई भी इस्तेमाल एनडीए के अलावा जो कोई भी इस्तेमाल करेगा हमारे नेताओं के फोटोग्राफ का, उस पर हम केस मुकदमा करेंगे। मगर चिराग तो लगातार पीएम के साथ अपने नजदीकी साबित कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सब लोग को भी अपनी ओर से सफाई देने में हम लोग कोई कोताही नहीं छोड़ रहे हैं। और चूंकि अब उनके पिताजी भी मिनिस्टर नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे और यहाँ भी वो नहीं है, तो आज की स्थिति में मुझे लगता है कि उनकी आज़ादी ज़्यादा हो गई है, उनकी लिबर्टी ज़्यादा हो गई है। तो वो एनडीए के हिस्सा है कि नहीं? लोजपा आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है? नहीं, हमारे नेताओं ने कहा कि लोजपा सेंट्रल एनडीए का हिस्सा है और स्टेट एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस दृष्टिकोण से ही स्टेट एनडीए का मतलब 4 पार्टी है, भाजपा है, जदयू है, हम है और बीजेपी पार्टी है। यह स्पष्ट हमारे नेताओं ने कहा, हम भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर के अब जो स्थिति है देश भर में, देश के पैमाने पर उनका है, इसलिए अब लोजपा क्या कर रही नहीं कर रही उस पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना हम लोग का है। हम लोग चुनाव के मैदान के बीच में आ गए हैं, हमें ये लेकिन अपनी ओर से हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं। कुमार दिनेश जी जो ये कह रहे हैं कि ये मैसेज है कि लोजपा और भाजपा में कहीं ना कहीं मिली भगत है, और क्या दूसरी ओर ये संभव है कि एक ही पार्टी दिल्ली में गठबंधन में आपके शामिल रहे और बिहार में आके विपक्ष में रहे? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, देखिए आपने जो दूसरी बात की क्या ये संभव है, तो राजनीति में तो सब कुछ संभव है। और ये जो अभी जो भाजपा या एनडीए अभी जो कह रहा है कि हम दिल्ली में उनके साथ हैं, यहाँ नहीं है, तो ये तो नीतीश कुमार भी झारखंड में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में जाकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में चुनाव लड़ते हैं। तो यह कोई ऐसा जो परंपरा प्रेसिडेंस है उसके हिसाब से ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं है। राजनीति में जो ये सुविधाओं के हिसाब से जो व्याख्याएं होती हैं उस हिसाब से अजीब नहीं है। लेकिन अब जो आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन और संजय जी कह रहे हैं कि पार्टी परसेप्शन, तो इन दोनों में गैप तो है कि पब्लिक परसेप्शन ये है कि भाई 2 सांसद या 4 कितने 2 सांसद दो एमपी एमएलए 4 एमपी एमएलए हैं और 2 एमपी वाली पार्टी चिराग पासवान जी की है, और वो अगर कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं हैं, भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, तो जनता अपनी धारणा बनाने के लिए स्वतंत्र है और वो धारणा बन रही है। नहीं, आपको क्या लगता है कि कोई 60 इनमें नहीं है भीतर? अब इसको 60 शब्द कहना या भीतर की दोस्ती, अंदर खाने 60 कहिए, भाई शब्दों का चयन है। आप 60 कह सकते हैं, भाजपा के लोग कहेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग है, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो चीजें साफ दिख रही हैं कि भाई एलजेपी की तरफ से तो कोई भ्रम नहीं है कि उसने तो साफ कह दिया कि भाई भाजपा को हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने तलाक दे दिया हो तो अलग बात है, हमने नहीं छोड़ा है, हम केंद्र में उनके साथ हैं, हमने भाजपा को नहीं छोड़ा है, प्रधानमंत्री जी पे आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो अब जनता क्या अर्थ निकालती है ये तो
नहीं तो एक नया मालिक है। शब्द, एक नया शब्द आया है, लिव इन रिलेशन। लिविंग तो क्या इन दोनों पार्टियों का लिव इन रिलेशन है? ये तो जैसे सामाजिक मान्यता नहीं है मगर रिश्ते हैं। अब सामाजिक मान्यता है कि नहीं, ये तो चुनाव के बाद समझ में आ जाएगा कि भाई जनता मालिक है। जब वही फैसला करती है तो जनता चुनाव में अगर किस तरह से किस ट्रेंड, वोटिंग ट्रेंड क्या होता है, ये जनता तय करेगी जी। तो परसेप्शन तो है जो आप कह रहे हैं। तो ये विभिन्न विषयों पर हमने इन दोनों की राय जानी और कई बातें स्पष्ट हुई कि एक तो कि जैसा कि संजय पासवान जी का मानना है कि कोई रिश्ता नहीं है लोजपा और भाजपा के बीच, मगर ये परसेप्शन है जनता के बीच और खास करके जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच, और उसका घाटा जो है वो भाजपा को उठाना पड़ रहा है। और इसकी सफाई ये कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बिहार में कोई गठबंधन नहीं है उनके साथ, लोजपा के साथ। मगर ये बात कितनी जड़ तक जाती है, कितने नीचे तक जाती है और जनता कितना इस पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। कुमार दिनेश जी भी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव होते हैं तो वोटर कई चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करता है। उसमें जाति भी है, विकास भी है और क्षेत्र का जो कल्याण का एक है कि कैसे कल्याण होगा, किसके पास विजन है, उसको भी ध्यान में रखती है। मगर ये दुखद है कि आज हम अपने नायक के रूप में किसी अपराधी को मानते हैं जो जातीय अपराधी है, वो किसी खास जाति का है, कोई अपराधी है, तो नौजवान जो है उसके पीछे दीवाने होकर के घूमते हैं। ये बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और जब तक हम जातीय आधार से ऊपर उठकर सिर्फ विकास के नाम पर वोट नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हम जिसे वोट देने जा रहे हैं वो हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास करने के लायक है कि नहीं, कोई विजन है कि नहीं, कोई दृष्टि है कि नहीं और उसकी सोच क्या है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में वोटर जो हैं वो किसी बंधन में नहीं आएंगे, किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे और इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ बिहार के विकास के लिए वोट करेंगे। तभी हम सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।